हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, आरएएस, पटवारी, ग्राम सेवक, एएसआई, कांस्टेबल और राजस्थान के अंदर आने वाली तमाम वैकेंसियां जिनके अंदर जनरल साइंस आपके सिलेबस में दे रखी होती है, उस जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के ऊपर मैं बात कर रहा था। और सामान्य विज्ञान के अंदर हम पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। और जीव विज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जेनेटिक्स के अंतर्गत हमने बात करी थी जेनेटिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियों की, और उन शब्दावलियों में से मैंने आपको बताया भी था कि एक क्वेश्चन आपके अभी जो रीट 2021 का पेपर हुआ है उसमें आया है, ठीक है। और उसके अलावा भी कई एग्जाम्स के अंदर उन टर्मिनोलॉजीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मेंडल का जो नियम है, जो मेंडल के 3 नियम अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, पृथक्करण का नियम है, प्रभाविकता का नियम है और उसके साथ में स्वतंत्र अपवहन का नियम है, इन तीनों को पढ़ेंगे। उससे पहले इन नियम को जो दिया गया वो मेंडल ने एक पूरी स्टडी के आधार पर दिया था। और उसने जो स्टडी करी थी वो थी, एक तो थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकरीय क्रॉस और द्विसंकरीय क्रॉस। उनके बीच में ये जो पूरी स्टडी जो फिर करते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है एक संकरीय और द्विसंकरीय का, उसके आधार पर इन्होंने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए हैं। तो बेसिकली हमने कल एक संकरीय क्रॉस के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और हमने ये समझ लिया था कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आने वाला है। और जीनोटाइपिक रेशियो था 1:1, फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी द्विसंकरीय क्रॉस क्या होता है, और उसके बाद में उसकी पूरी स्टडी करेंगे, उसमें क्या रिजल्ट्स आए और क्या क्या रेशियो आया उसके बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जो मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए गए हैं आनुवांशिकता का, उसके ऊपर, ठीक है। और दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट है आप सभी लोगों के लिए कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। तो संघर्ष जो आज आप कर रहे हैं, आप अपने संघर्ष में जो लगे हुए हैं, वो ऐसा नहीं सोचना है कि ये सर इतना परेशान मैं क्यों हो रहा हूँ। अरे दोस्त, ये संघर्ष ही तो आप कल जा कर के फिर बच्चों को सुना पाओगे कि दोस्त मैंने ऐसे ऐसे तैयारी करी थी, वहाँ से ऐसे ऐसे मैं पढ़ता था, ये नोट्स ऐसे बनाए थे, तब जाते मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए फिर आज की जनरल साइंस की क्लास करते हैं शुरू। तो दोस्तों द्विसंकरीय क्रॉस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब द्विसंकरीय क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो इसमें दोस्तों बेसिकली क्या होगा, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के जो है हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। कितने? 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्रॉस करवाएंगे। समझ में आई बात? क्या करेंगे, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लेंगे, उनका क्रॉस करवाएंगे। जबकि मोनोहाइब्रिड में अपन ने क्या करा था, एक जोड़ी ही लक्षण लेकर के उनका क्रॉस करवाया था। अब मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए दोस्तों जो आपके लक्षण लिए हैं वो कौन से लिए, तो एक तो गोल और पीले बीज वाला, और दूसरा लक्षण लिया था झुर्रीदार और हरे बीज। समझ में आ गई बात? गोल जो थे उनको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, पीले जो थे उनको कैपिटल Y से, झुर्रीदार को स्मॉल r से और हरे पौधे को स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? तो सबसे पहले द्विसंकरीय क्रॉस में 2 जोड़ी लेते हैं, वो भी विपरीत लक्षण। फिर इसमें जो है द्विसंकर के लिए इन्होंने जो लक्षण लिए वो कौन से थे, गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे। कैसे रिप्रेजेंट किया, तो प्रभावी वाले को आप जानते हैं ये कैपिटल R, और जो अप्रभावी होंगे उनको स्मॉल से, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल और स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें ऑब्वियस ही बात है जिनको कैपिटल से करेंगे वही प्रभावी होंगे। तो गोल और जो पीले बीज थे वो प्रभावी होते हैं किसके अंदर, द्विसंकरीय क्रॉस के अंदर। इन दोनों पौधों को गोल पीले और झुर्रीदार हरे यानी कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों इनका जो हम ये रेशियो लिख रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इनका क्रॉस करवाने पर हुआ क्या।
तो ये रहा हमारे सामने पूरा टेबल। आप इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए गोल और पीला, और इधर है झुर्रीदार और हरे, ये है पैतृक पौधे जो F1 पीढ़ी से हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी से हमने पहले गोल पीले लिए, उनका संकर करवाया, ये बनाया, झुर्रीदार हरे लिए, ये बनाया। जो F1 पीढ़ी फिर हमारे सामने आई, उस F1 पीढ़ी के जो पौधे होंगे वो कैसे हुए, गोल पीले और हरीदार और झुर्रीदार और हरे। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि ये तो सब क्या आया है हमारे पास में पौधे, इसमें युग्मक कौन सा हो गया जाएगा, तो एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये हो गया इसका युग्मक गैमेट्स, और इसमें कौन सा हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई युग्मक। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जो हमारे पास में अब ये युग्मक आ चुके हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में इनका जब हम पर परागण करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, पर परागण करवा देते हैं, यानी कि आप कहोगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्या क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं कृत्रिम रूप से, उसको कहा जाता है पर परागण। और वो करवाने पर हमें जो संकर बीज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, गोल और पीला। समझ में आ गई बात। फिर उनका हम क्या करवाएंगे, स्व परागण करवा देंगे वापस से। और जब स्व परागण करवाया जाता है तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये जो है आपका एक आर वाई हो सकता है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इनका फिर हम करवा देंगे क्रॉस, यानी इधर भी वो का वो सेम लिख देंगे गुण, ये है नर वालों के, ये है मादा वालों के। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक भाई, अरे ये देखो, ये हमारे पास जो आया है इसमें से 4 पेयर अलग अलग कर सकता हूँ ना। देखो, एक ये, फिर एक ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये। समझ में आई बात, ये स्मॉल वाई है। तो ऐसे 4 पेयर इधर और 4 पेयर मादा और 4 पेयर नर के लेकर के हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया दोस्तों, उन सभी को लिख डाला। अब जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और नर का भी कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा तो बनेगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला ही बनेगा। और इसका मतलब वो कैसा होगा, गोल और पीला होगा शुद्ध रूप से, क्योंकि इसके अंदर कोई और है ही नहीं, प्रभावी अप्रभावी है ही नहीं, है पूरा का पूरा खुद प्रभावी है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई वापस से, तो गोल और पीला। लेकिन सॉरी, यहाँ पर ये जो है ये स्मॉल वाई है। ठीक है, ये स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर ये कैसा है, गोल और पीला तो होगा लेकिन अशुद्ध रूप से है। अशुद्ध रूप से इसलिए क्योंकि नर जो था उसका हमने स्मॉल वाई यानी कि हरा कलर लिया है, और इसका पीला, लेकिन पीला प्रभावी है इसलिए यहाँ दिखेगा पीला ही। समझ में आई बात। फिर इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये इधर जो है आपका कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई तो आगे आएगा, तो ये इधर कैपिटल वाई। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी कैसा होगा, गोल और पीला, लेकिन ये भी कैसा है, अशुद्ध होगा। फिर इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल और पीला ही होगा, क्योंकि प्रभावित कौन होगा, पीला और गोल, लेकिन ये भी एक अशुद्ध है क्योंकि इसके अंदर नर का तो कौन मिल रहा है, हरा और झुर्रीदार मिल रहा है ना आखिर। फिर इधर तो ऐसे ही आपका ये अशुद्ध है, फिर ये वापस शुद्ध, फिर अशुद्ध अशुद्ध, ये सब इसमें जो है आप क्रॉस करवा के देख सकते हो आपस में। पहले इसका इसका, फिर 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 इसका इसका इसका, ऐसे ऐसे करते करते आपके ये टोटल जो है 16 आ जाएंगे। कितने बनेंगे, ये 16 पेयर्स अलग अलग बनेंगे। ठीक है, ये जो 16 है इसके अंदर कौन कितना है भाई, गोल और पीला कितना है, हरा और गोल कितना है, झुर्रीदार और पीला कितना है, झुर्रीदार और हरा कितना है, ये हमने यहाँ पहले ही इस पूरी टेबल को देख करके रिजल्ट लिख लिया है। और वो आ जाएगा आपके सामने, गोल और पीले बीज वाले होंगे वो होंगे पौधे 9। ठीक है, टोटल 9 होंगे। अब शुद्ध और अशुद्ध आप खुद काउंट करिएगा। गोल और हरे जो होंगे वो होंगे आपके 3, झुर्रीदार और पीले जो होंगे वो होंगे 3, और झुर्रीदार और हरे जो होंगे वो होगा 1। समझ में आ गई बात। तो गोल और पीला हो जाएंगे 9, गोल और हरा हो जाएंगे 3, झुर्रीदार और पीला हो जाएंगे 3,
झुर्रीदार और हरा हो जाएगा 1। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये रेशियो आप लोगों को याद रखना है, ये अनुपात याद रखना जरूरी है। ठीक है। फिर गोल पीले और झुर्रीदार पीले, तो मतलब कहने का ये कि कलर के आधार पर तो पीले रंग के कितने मिलेंगे, तो इनका रेशियो देखें तो 3:1 मिलता है। और गोल हरे और झुर्रीदार हरों का रेशियो देखें तो 3:1 मिलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप एक बार वापस से बोलेंगे, द्विसंकरीय क्रॉस के अंदर सबसे पहले तो 2 जोड़ी विपरीत लेने हैं। कौन कौन से लिए थे? गोल पीले झुर्रीदार हरे। फिर प्रभावी कौन है? तो गोल और पीले। ठीक, गोल और पीले को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। झुर्रीदार और हरे को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है। इसके अंदर जब हम द्विसंकरीय करवा देते हैं क्रॉस, उसके बाद में गोल और पीले बीज टोटल मिलते हैं 9, गोल और हरे बीज मिलते हैं 3, झुर्रीदार और पीले बीज मिलते हैं 3, झुर्रीदार और हरे बीज मिलता है 1 केवल। ठीक है। गोल पीले और झुर्रीदार पीले, तो इनका रेशियो मिलता है 3:1, यानी 3 अगर आपके गोल पीले हैं तो 1 क्या होगा? झुर्रीदार पीला। गोल हरा अगर 3 है तो झुर्रीदार हरा 1 होगा। ये इनका रेशियो है। ठीक है। और हमने ये पूरी टेबल देख ही ली है। इस टेबल से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आप यहाँ से अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर जो ये अशुद्ध और शुद्ध वाला है मैटर, वो आप एक बार ट्राई करना कि आप लोग जो है इसमें से निकाल पाएँ। समझ में आई बात? यानी शुद्ध कितने हैं, अशुद्ध कौन से हैं, ये आप खुद करिएगा। तो देखो मैं आपको वैसे टिक करवा देता हूँ। ये है, मैं अशुद्ध वाले टिक करवा रहा हूँ। 1 अशुद्ध, दूसरा अशुद्ध, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और ये 12। जो 12 है दोस्तों वो इसके अंदर मिलते हैं अशुद्ध। तो 16 में से 12 गए तो 4 आपको मिलेंगे शुद्ध। 4 क्या मिलेंगे आपको? शुद्ध मिलेंगे, शुद्ध पौधे होंगे। अब शुद्ध के अंदर गोल और पीले शुद्ध कितने हैं? तो ये 1 गोल और पीला। ठीक है। फिर गोल और पीला कहीं पर शुद्ध मिल रहा है क्या? नहीं। फिर आपको 1 मिलेगा, कौन सा? देखो 1 अपने को मिला है गोल और पीला, यानी कि आर और कैपिटल वाई वाला। फिर आपको शुद्ध कौन मिला? तो फिर आपको शुद्ध मिला, ये सब हो गया। फिर आपको शुद्ध मिलेगा गोल यानी कैपिटल आर और हरा यानी स्मॉल वाई। फिर आपको इसके बाद में, ये दूसरे पेयर के बाद में तीसरा आपको मिलेगा स्मॉल आर यानी झुर्रीदार और स्मॉल वाई यानी कि कैपिटल वाई यानी पीला। ठीक है। ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए। तो क्या मिलेगा? स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और 1 अपने पास आ जाएगा, कौन सा? तो ये है चौथा, जो कि होगा स्मॉल आर यानी झुर्रीदार और स्मॉल वाई यानी कि हरा। समझ में आ गई बात? तो ये 4 तो शुद्ध मिलेंगे, बाकी सभी अशुद्ध हैं। बाकी आप इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप बना सकें और आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो थी अभी तक की क्या, मेंडल महोदय के द्वारा की गई पूरी स्टडी। किसकी स्टडी? तो आनुवांशिकता के ऊपर उन्होंने जो ये पूरी स्टडी करी थी आनुवांशिकता के नियम देने के लिए, वो ये थी, जिसके अंदर इन्होंने क्या क्या करा। तो सबसे पहले हम आज वापस इसको रिवाइज कर लें। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनको हम जो है क्या कहते हैं दोस्तों? अरे आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने 1866 के अंदर एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जो है इन्होंने किताब जो अपना प्रकाशित किया था, पेज। फिर 1900 में इनकी जो है दोस्तों जो भी प्रयोग थे उनके निष्कर्ष जो निकाले थे उनको मान्यता मिली। फिर इन्होंने बोला कि कुछ गुण इसमें प्रभावी है, कुछ अप्रभावी गुण होते हैं। और उसके बाद में इन्होंने 7 लक्षण लिए थे, जिसमें था बीजों की आकृति, बीज पत्र का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। ठीक है। जो प्रभावी होते हैं उन्हें कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अप्रभावी होते हैं उन्हें स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। समयुग्मजी क्या होते हैं? जिसके अंदर कारक समान होते हैं। कारक अगर विपरीत है तो विषम युग्मजी कहा जाता है।
फिर इन्होंने क्या करा, एक जोड़ी विपरीत गुण लिए और एक बार लिए दो जोड़ी विपरीत गुण। जब एक जोड़ी विपरीत गुण लिए तो एक संकरीय क्रॉस करवाया, और जब दो जोड़ी विपरीत गुण लिए तो दो आपके द्विसंकरीय क्रॉस करवाया। और फिर हमने देखा था कि एक संकरीय क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो 3:1 था, जीनोटाइपिक रेशियो जो था वो 1:2:1 था। ठीक है, फिर हमने जो आपका द्विसंकरीय क्रॉस है उसके बारे में पढ़ा, और उसके अंदर जो आपका रेशियो आ रहा है वो रेशियो क्या आ रहा है, 9:3:3:1। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप रेशियो इसका, 9:3:3:1। क्लियर है। और ये रेशियो कौन सा है, तो ये रेशियो इनका जो है दोस्तों गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले और झुर्रीदार और हरों का ये रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। जब इतनी स्टडी मेंडल महोदय ने पूरी कर ली, उसके बाद में उन्होंने जो है दोस्तों कुछ नियम दिए, और वो नियम हैं हमारे क्या कहलाते हैं, तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इनहेरिटेंस के अंदर इन्होंने जो ये अपने पूरे नियम दिए हैं वो दो बेस पर दिए। पहला था इनके जो एक संकरीय क्रॉस के आधार पर पहला नियम, और जो दूसरा नियम दिया इन्होंने वो तो एक संकरीय के आधार पर दे चुके हैं ये। फिर अब तीसरा नियम जो इन्होंने दिया है वो द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर दिया है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, पूछी जाती है कि प्रभाविकता का जो नियम है, प्रमाणिकता या प्रभाविकता का जो नियम है वो कौन से क्रॉस के आधार पर है, तो वो आपका एक संकरीय क्रॉस है, क्योंकि प्रभाविकता का जो नियम दिया इन्होंने, जो डोमिनेंस का जो नियम दिया वो आपका एक संकरीय के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया था। फिर बोले पृथक्करण का सिद्धांत यानी सेग्रेशन जो है वो लॉ किसने दिया, तो वो आपका मेंडल महोदय ने फर्स्ट यानी एक संकरीय क्रॉस के आधार पर ही दिया था। तीसरा नियम था स्वतंत्र अपवहन का नियम, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और उसमें इन्होंने कहा कि यह जो है मैं द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर दिया है। ठीक है, तो अब हम तीनों नियम के बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब मेंडल के नियम की, और आप सबसे पहले लिख लेंगे कि पहला व दूसरा, जो पहला और दूसरा नियम है, नियम वो आपके किस बेस पर हैं, तो वो है दोस्तों आपके एक संकरीय। ठीक है, पहला व दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर। ठीक, और आपका जो तीसरा नियम दिया गया है, तीसरा नियम, तो ये जो तीसरा नियम दिया गया है, ये तीसरा नियम दिया गया है आपके द्विसंकरीय क्रॉस, द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ याद रखनी है पहले तो कि पहला और दूसरा नियम एक संक्रिय के आधार पर है, जबकि तीसरा नियम द्विसंक्रिय के आधार पर है। टोटल नियम इन्होंने दिए कितने हैं, तो इन्होंने दोस्तों अब तो पता चल ही चुका होगा 3 नियम दिए हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले नियम की, और पहला नियम है आपका प्रभाविकता। एक सेकेंड, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम यानी आप लिखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि दोस्तों जैसे ही हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ले रहे हैं और उनका जब क्रॉस करवाते हैं तो हम देखते हैं
कि पहली पीढ़ी में जो उपस्थित होने वाला लक्षण है वो प्रभावी रहा। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि आपका जो दो हम विपरीत लक्षण ले रहे हैं तो दोनों लक्षण हमें शो नहीं होंगे, एक लक्षण होगा जो प्रभावी होगा, जो अपना प्रभाव दिखाता है। तो प्रभाव दिखाएगा उसको हम कहते हैं प्रभावी, और जो नहीं दिखा पाता उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो यही है प्रभाविकता का नियम। तो आप लिखेंगे कि इसके अंतर्गत मेंडल ने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख कर, जल्दी से आप भी मेरे साथ साथ लिखा करें तो आप लोगों को जो है नोट्स याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो ध्यान में रख कर क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी, यानी जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी थी ना F1, तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाला लक्षण प्रभावी रहा। ठीक है, प्रभावी रहा। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझो। देखिए एग्जाम्पल, तो भाई प्रभाविकता का नियम है क्या पहले तो इसके अंतर्गत मेंडल ने ये कहा कि जो एक जोड़ी हम विपरीत लक्षण को ले रहे हैं तो उनको ध्यान से अगर हम देखें तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाला जो लक्षण है वही प्रभावी रहता है। अब इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब मैंने क्या किया, बोले जब मटर के लंबे पौधे, यानी लेंथी टॉल लंबे पौधों से, लंबा पौधा लिया एक तो लंबे पौधों से बौने पौधों का, यानी एक मैंने क्या ले लिया, बौने पौधे ले लिए। तो लंबे पौधों से बौने पौधे का जब क्रॉस कराया जाता है या कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में F1 में प्रथम जो पीढ़ी है उसमें केवल लंबे पौधे ही उगे। क्या हुआ, लंबे पौधे ही उगे। कब, स्टेज फर्स्ट के अंदर, या हम कह सकते हैं फर्स्ट फैमिली में, प्रथम पीढ़ी में। तो इन्होंने कहा अब ये देखो प्रथम पीढ़ी में आपका क्या हुआ, लंबे पौधे ही उगे। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो लंबापन है वो इनका प्रभावी गुण है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार लंबा तो हो जाएगा आपके प्रभावी। ठीक है, यानी कि टॉल पेड़ हैं, जो लंबे पौधे हैं वो तो हो गए प्रभावी, लंबा तो हो गया प्रभावी, डोमिनेंस। तथा जो बौना यानी कि आपका डॉर्फ, ठीक है, और वो बौना कैसा हो जाएगा, अप्रभावी या रेसेसिव। ठीक है, क्लियर है, अप्रभावी हुआ। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो लंबा तो जो है वो प्रभावी है और बौना जो है वो अप्रभावी है। यही है प्रभाविकता का नियम।
ऐसा किसने कहा? मेंडल महोदय ने। ठीक है भाई, चलो अब ये नियम तो याद हो जाएगा। तो अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि मेंडल का पृथक्करण नियम। दूसरा नियम क्या है? मेंडल महोदय के द्वारा दिया गया, वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि इस नियम के अनुसार, भाई ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार युग्मकों, यानी जो गैमेट्स हैं हमारे, उन युग्मकों के निर्माण, जब युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय कारकों, कारक कौन है दोस्तों? यहाँ आपको पता ही होगा, जीन। इनकी बात तो अपन पहले ही कर चुके हैं। तो कारकों यानी कि जीन के जोड़े, यानी पेयर्स, जोड़े के कारक, जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। और अभी बता रहा हूँ सब, पहले आप लिख लो। और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है। समझ में आ गई बात? तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास में युग्मक है वो पेयर्स में होते हैं, जीन्स, तो ठीक है। और वो जीन्स पेयर में है तो ऐसा मतलब देखो, जैसे नर है, नर में क्या होता है? XY। तो क्या XY दोनों जा सकते हैं? नहीं, पहले एक एक ही जाएगा। केवल एक कारक ही जो है युग्मक के अंदर पहुंचता है, या तो X जाएगा या फिर Y जाता है। यही है पृथक्करण का नियम। तो युग्मक पहुंचता है, दोनों कारक आप लिख लीजिए, दोनों कारक एक साथ युग्मक में कभी नहीं जाते, ठीक है। एक साथ कभी भी दोनों युग्मक, जो दोनों कारक थे, वो नहीं जाएंगे, केवल एक एक ही जाएगा, ठीक है। इसी नियम को हम दोस्तों और भी नाम दे सकते हैं, और वो ये है कि युग्मकों की शुद्धता, यानी कि हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ, क्या कह देंगे? गैमेट्स। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मेंडल के आनुवंशिकता के कौन से नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम मेंडल के पृथक्करण का जो नियम है उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? तो जब आप
मटर के लंबे पौधे, मटर का तो कैसा पौधा है, लंबा पौधा, लंबे पौधे का बौने पौधे से, किससे भाई, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और उन दोनों का करवा दिया हमने क्रॉस, बौने पौधे से क्रॉस कराया, क्या करवा दिया, क्रॉस कराया गया या कराया, ठीक है। जैसे ही इनका क्रॉस कराया गया तो दोस्तों F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उगते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या कह रहा है, आपने अगर लंबे पौधों का बौने पौधों से क्रॉस करवा दिया तो आप देखोगे कि जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर सभी लंबे पौधे ही उगते हैं, लेकिन पुनः दोस्तों जब इसी पीढ़ी के पुष्पों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार के पौधे मिलते हैं। समझ में आई बात। और वहाँ लंबे और बौनों का रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। ये बात मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। अब दोस्तों मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम 3rd है वो हम अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।